AF-70 हिंदी वेलिएंट हॉट माउंटेन हाई अलर्ट पर था। ओरिक्स का अचानक हमला सिर्फ संगठन के अंदरूनी इलाकों में उनकी गुप्त तैनाती तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने न सिर्फ ऐसा किया बल्कि ओरिक्स जनजाति ने एक साथ अग्रिम मोर्चे पर एक व्यापक हमला भी किया जिसमें कुछ ब्लू बेल्ट सीनियर्स की जान भी चली गई। वेलिएंट हॉट और ओरिक्स जनजाति के बीच का इलाका हमेशा से ही एक विवादास्पद क्षेत्र रहा है, जिससे यह मिशन स्वीकार करने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन गया था। हालांकि इसके इनाम भी सबसे अच्छे थे। हालांकि बहुत लंबे समय से यह इतना बुरा नहीं था। वेलिएंट हॉट के विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि ओरिक्स ने अपनी कमजोर और असुरक्षित स्थिति को भांप लिया था और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कम से कम उनका तो यही मानना था। हालांकि लियोनेल की राय अलग थी। उनका मानना था कि अगर वेलिएंट हॉट अपनी चरम अवस्था में भी होता तब भी ऐसा ही होता। ओरिक्स लंबे समय से गति पकड़ रहा था और उनका हाइपर इवोल्यूशन का दौर आखिरकार अपने चरम पर पहुंच रहा था। ये केवल कहा जा सकता है कि वेलिएंट हॉट का भाग्य बहुत खराब था। अल्पविराम। नए छात्रों से अलग होने की कुछ ही देर बाद लियोनेल और आयना अपने मिशन सौंपने के लिए वेलिएंट हॉल की ओर चल पड़े। अपनी योजना के अनुसार लियोनेल इतनी छोटी सी भी बाधा को अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनने देगा। अगले 1-2 साल तक उसे पूरी तरह से निपुण होना था, बाहरी लोगों को हमले का कोई भी कोण न देना था। इसका मतलब था कि भले ही ओरिक्स उसका पीछा कर रहा हो, फिर भी उसे अपने द्वारा स्वीकार किए गए सभी मिशन पूरे करने थे। हैरानी की बात है कि कम से कम इस मामले में तो ये जितना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा आसान था। जानवरों के उन्मत्त स्वभाव को देखते हुए उन्हें खदेड़ना इसलिए आसान हो गया क्योंकि उन्हें ऐसी अवस्था में ढूंढना भी आसान था। इसी वजह से ये जोड़ा आसानी से अपना कोटा पूरा करने में कामयाब रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पुनर्निर्मित वेलिएंट हॉल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहे छात्र सदमे में थे। लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण वे लियोनेल द्वारा अर्जित योग्यताएं ही सौंप सकते थे। अल्पविराम। इतना सारा काम सिर्फ 2000 योग्यताओं के लिए। लियोनेल ने आह भरी। हालांकि पहले उसे 10,000 से ज्यादा पुण्य कमाने में 1 महीने की मेहनत लगी थी, जबकि यह तो बस 3 दिन की बात थी। फिर भी यह सोचना जरूरी था कि लियोनेल ने उस महीने में बनाए गए अपने सारे शिल्प अभी तक नहीं बेचे थे। अगर ऐसा होता तो अब तक वह पुण्य में डूब चुका होता। लेकिन ऐसा न होने के लिए उसे रेलियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयना मुस्कुराए और सिर हिलाया। लियोनेल अब भी अभिनय कर रहा था और उसे यह बहुत मजेदार लग रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह किसी किरदार में इतना डूब जाएगा। किंग ऑफ ओरेस गुड को जिस तरह उसने अभी अभी पनबू बनाया था और उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाकर सजा भी दिलवाई थी, फिर भी उसने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई। वह निश्चित रूप से एक दुष्ट खलनायक बनता जा रहा था। देखो अपनी तरफ, लियोनेल ने मुंह बनाया, मेरे दर्द पर हंस रहे हो। नैतिक समर्थन कहाँ है? आप इसे उसी जगह पा सकते हैं जहां से आपने ये बेशर्मी सीखी थी। हाँ हाँ, लिटिल ब्लैक स्टार ने सहमति में पुकारा। लियोनेल जोर से हंस पड़ा। वह सचमुच बहुत अच्छे मूड में था। वह सोच रहा था कि जब उसे पता चलेगा कि क्या हुआ है तो सारियत का चेहरा कैसा होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि कानों के बीच की खाई जितनी चौड़ी मुस्कान लिए हुए न घूमे। चूंकि यह बात खत्म हो गई है तो आप क्या कहते हैं कि हम सफेद बेल्ट बन जाएं? मैं इस रंग से थोड़ा थक गया हूं, क्या आपको नहीं लगता? इसमें फैशन की कमी है। आयना ने आंखें घुमाई। वह लियोनेल के आकर्षक कपड़ों के प्रति आकर्षण को कभी नहीं समझ पाती। अगर उसका बस चलता तो वह रोज एक ही सैन्य वर्दी पहनती। उसे वेलिएंट हॉट की वर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उससे उसे बहुत ज्यादा खुलापन महसूस होता था। ठीक है, फिर भी वह मान गई। अगर लियोनेल ना होता तो उसे बहुत पहले ही पदोन्नति मिल गई होती। लेकिन उसके धैर्य से उसे जो फायदा हुआ उसे देखकर वह ज्यादा नाराज नहीं हो सकी। दंपति वेलिएंट हॉल में और भीतर चले गए। पहले श्वेत बेल्ट परीक्षाएं व्यक्तिगत पीक्स में ही होती थीं। हालांकि नई व्यवस्था के आगमन के साथ ये सब वेलिएंट हॉल को केंद्र बनाकर आयोजित किया जाने लगा। अब पीक्स मूलतः केवल प्रशिक्षण केंद्र रह गए हैं जहां प्रवेश के लिए योग्यताओं का आदान प्रदान करना पड़ता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हीरो पीक में सबसे महंगी प्रशिक्षण सुविधाएं थीं। लेकिन लियोनेल को उनसे कुछ अलग की उम्मीद नहीं थी। नमस्ते, हम श्वेत बेल्ट परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षाएं वेलिएंट हॉल की दूसरी मंजिल पर थीं, इसलिए उस जोड़े को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां कुछ ब्लैक बेल्ट वाले भी अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। एक आदमी अपनी आंखों में मृत भाव लिए ऊपर की ओर देख रहा था। ठीक है,
उसने बेरुखी से जवाब दिया। परीक्षा 10 मिनट में शुरू होगी। लियोनेल और आयना ने अपनी पट्टिकाएं स्वीकार की और अपना पंजीकरण कराया। मृत चेहरे वाले उस आदमी ने जब देखा कि वे 2 महीने से भी कम समय से यहाँ हैं, तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। क्या वे सिर्फ अपमानित होने के लिए यहाँ थे? कृपया ध्यान दें कि श्वेत बेल्ट परीक्षा हर 6 महीने में एक बार ही दी जा सकती है। अगर आप अभी असफल हो जाते हैं तो आपके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लियोनेल और आयना ने इस सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए सिर हिलाया। इस पर वह आदमी बस अपना सिर हिला सका और फिर से शून्य में देखने लगा। उसने पूरे हफ्ते में जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा कह दिया था। ऐना, इससे पहले कि वे बैठने की जगह पाते, आवाज ने दंपत्ति को रोक दिया। लियोनेल ने ऊपर देखा तो 4 लोगों का एक समूह उनके आगे चल रहा था, जिनमें से 3 पुरुष थे और आखिरी एक महिला थी। उस महिला ने लियोनेल का ध्यान खास तौर पर इसलिए नहीं खींचा क्योंकि वह सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नाक के आकार की एक अजीब सी चीज थी। लियोनेल को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उनकी बेल्ट पर अभी भी हीरो पीक का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। तब तक उसके लिए यह अंदाजा लगाना आसान हो गया था कि वे आयना को कैसे जानते होंगे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे वह कोई चिड़ियाघर का जानवर हो। उसने तो बस अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ था, क्या उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी ऐसी प्रतिक्रिया हो? लियोनेल को यह नहीं पता था कि आयना का हाथ पकड़ना ही इस तरह से देखने के लिए काफी था। हीरो पीक पर अपने समय के दौरान आयना न केवल एक नया पेशा सीख रही थी, बल्कि उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में भी उतना ही समय बिताया जितना वह हमेशा करती थी। वह खुद को बेहतर बनाने में पूरी तरह से डूबी हुई थी। यही वजह थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने लियोनेल का एक कॉल मिस कर दिया है। उस दौरान आयना ने नए खिलाड़ियों के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहां तक कि रेलियन के बनाए रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए। अगर हीरो पीक अभिजात वर्ग का एक बंद समुदाय न होता तो आयना ने पूरे वैलिएंट हॉट में तहलका मचा दिया होता। वैसे हंगामा जरूर हुआ, बस ये हंगामा हीरो पीक की दीवारों के बीच ही केंद्रित था। मुख्य समस्या ये थी कि आयना बाकी सभी से, खासकर पुरुषों से, पूरी तरह से कटी हुई लग रही थी। ऐसी अफवाहें थीं कि वह वैलिएंट हॉट में अपने प्रेमी के साथ आई थी, लेकिन कुछ देर तक उसे देखने के बाद कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यह सब बकवास है। अब जब आयना 1 सप्ताह से अधिक समय तक गायब रही तो उसे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए देखकर जिसे वे पहचानते तक नहीं थे, तो वे आश्चर्यचकित क्यों न हुए? ऐसा लग रहा था कि हीरो पीक उनकी समझ से भी ज्यादा बंद था। नए नए छात्रों के रूप में भी उन्हें लियो दकक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यदि कोई अति अभिजात्य वर्ग की संस्कृति के बारे में कुछ जानता हो तो ये बात समझ में आती है। पहले व्हाइट बेल्ट की परीक्षाएं अपने पीक लेवल के अंदर ही देनी होती थीं। तो कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि अलग अलग पीक लेवल के अलग अलग मानक होते थे। हीरो पीक लेवल से व्हाइट बेल्ट बनना कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसके कारण एक गहन प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार हो गया। हीरो पीक के अधिकांश नए छात्रों को अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने से पहले वर्षों तक प्रशिक्षण में डूबे रहना पड़ा। हीरो पीक के नए छात्र वैलिएंट हॉट के वरिष्ठ छात्रों की तरह ही थे, उन्हें ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लियोनेल मुस्कुराया और आयना की तरफ देखा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? आयना ने जवाब देने के लिए मुंह खोला पर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। दोस्त, ज्यादा से ज्यादा जान पहचान वाले। अजीब नाक वाली युवती आगे बढ़ी और उसने आयना की बांह को अपने हाथों और स्तनों के बीच पकड़ लिया। ऐना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम सारे अच्छे मर्दों को अपने तक ही छिपा रही हो? ये तो बहुत नाइंसाफी है। आयना अवाक रह गई। युवती के आगे बोलने से पहले वह कोई जवाब सोच भी नहीं पाए। तुम्हें शेयर करने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? युवती ने पलकें झपकाई और लियोनेल की तरफ लंबी, व्यापक निगाहों से देखा। तुम ऐसे बॉय टॉय को अपने पास नहीं रख सकते। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या नहीं। जाहिर है इन कुछ लोगों ने अपने रिश्ते को गलत समझा था, लेकिन उनके मन में यही एकमात्र बात थी जो समझ में आती थी। हीरो पीक का सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को चुन रहा था जो अभी तक पीक में शामिल भी नहीं हुआ था। ये बहुत ही हास्यास्पद था। लियोनेल तनाव दूर करने के लिए एक बॉय टॉय नहीं तो और क्या हो सकता था। हालांकि इसे लेकर एक कलंक था, फिर भी ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं थी जो दूसरों की राय की परवाह नहीं करती थीं, और यह बात खासकर तब और भी सच होती थी जब ये महिलाएं बहुत मजबूत होती थीं।
आईना के पास बेपरवाह व्यक्तित्व और मजबूती दोनों ही थी, इसलिए यह एक तार्किक निष्कर्ष लगा। दुर्भाग्य से, हाँ, मुझे आपत्ति है, आईना ने ठंडे स्वर में कहा। युवती की बाहों से छूटकर लियोनेल का हाथ पकड़कर चली गई। समूह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उनमें से एक लड़का जोर से हंसने लगा। ग्रेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसका स्वाद नहीं मिलेगा। ग्रेटा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसे लियोनेल का स्वाद चखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। सच तो यह है कि वह बस आईना के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहती थी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ रिश्ता कौन नहीं चाहेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका उल्टा असर होगा। जो भी हो, मैं अपनी ताकत पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय इसके कि मैं खुद को वेश्यावृत्ति में झोंक दूं। उसने फिर भी दांत पीस लिए। लगता है वह भी श्वेत बेल्ट की परीक्षा दे रहा है, एक लड़के ने उत्सुकता से कहा। यह सुनकर वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि कोई पीक में शामिल होने से पहले ही व्हाइट बेल्ट की परीक्षा दे चुका हो। उसी समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, परीक्षा अब शुरू होगी। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है, कृपया कमरा 2A में जाएं। 4 लोगों के समूह में वह युवक जिसने पहले आईना को पुकारा था चुप रहा, उसकी नजरें लियोनेल की पीठ से हटी नहीं रही थीं। एडमोंड, जल्दी से इससे बाहर निकलो। अगर हम देर कर देंगे तो यह असफलता मानी जाएगी और हमें 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। इन शब्दों से युवक जाग गया। ठीक है। जल्द ही पूरा समूह विशाल कमरे में दाखिल हो गया। चारों ओर देखने पर पता चला कि उन 6 लोगों के अलावा लगभग 10 और लोग थे, जिससे कुल प्रतिभागियों की संख्या लगभग 20 रह गई। कमरा सादा था। फर्श, दीवारें और छत सब पर 1-1 मीटर ऊंची काली भूरी टाइलें लगी थीं। एक आम आदमी को इसमें कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन तेज इंद्रियों वाले व्यक्ति के लिए ऊर्जा का एक सूक्ष्म और अनोखा प्रवाह महसूस करना संभव था। परीक्षा की शर्तें पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हैं। अचानक एक सुस्त आवाज गूंजी और उनके आसपास पूरी तरह गूंज उठी। अब पहले से कहीं ज्यादा सबसे जरूरी चीज है आपकी ताकत। इसके अलावा पास होने की शर्तें अब एक ही पंक्ति में नहीं सिमटी हैं, बल्कि आपको एक वक्र के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। यहां मौजूद आप 18 लोगों में से आपके प्रदर्शन की परवाह किए बिना केवल 4 को ही पास होने दिया जाएगा। भीड़ दंग रह गई। लियोनेल और आईना को यह नहीं पता था कि वे संयोग से तीसरी श्वेत बेल्ट परीक्षा में पहुंच गए थे, इसलिए ये नए नियम अभी तक सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वैलिएंट हॉट अपने छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। अब हम पहला दौर शुरू करेंगे। पहले व्हाइट बेल्ट बनने के लिए टियर 4 मानक तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन उस आलसी सर्वव्यापी आवाज के शब्दों को देखते हुए अब कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं रही। अगर उन्हें व्हाइट बेल्ट बनना है तो उन्हें इन राउंड के अंत तक कुल मिलाकर शीर्ष 4 में जगह बनानी होगी, वरना उन्हें 6 महीने और इंतजार करना होगा। पहला राउंड रिफ्लेक्स की परीक्षा होगी। शुरू करें। युवक असमंजस में इधर उधर देखने लगे। उन्होंने इस सजगता परीक्षण के बारे में पहले भी सुना था, खैर मान लिया था कि इस सामान्य नाम को देखते हुए यह अब भी वही होगा, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार ये परीक्षण एक एक करके होना चाहिए था। ऐसा क्यों था कि आवाज यह नहीं बता पा रही थी कि किसे जाना है? इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समझ पाता, कमरे में लगी बड़ी बड़ी स्लेटी टाइलों से एक मन सफेद रोशनी की किरण चमक उठी। उन्हें इसका मतलब समझने का समय ही नहीं मिला था कि हवा में कई भ्रामक गेंदें दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे ठोस होती जा रही थीं। लेस देन 3, 2, ग्रेटर देन। सबकी पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। एक यांत्रिक आवाज अपनी गिनती में 0 पर पहुंच गई और अचानक नरक उतर आया। अब ठोस हो चुकी गेंदें हर दिशा में उछलीं। 2 नए खिलाड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि एक ठोस गेंदें उनके शरीर में जा लगीं। उनके हाव भाव बदल गए। उस पल ऐसा लगा जैसे उनकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अचानक उनके शरीर से बाहर निकल गया हो। अच्छी खबर ये थी कि वे घायल नहीं हुए थे, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उनकी सहनशक्ति अचानक कम हो गई थी। लियोनेल ने सहजता से एक कदम आगे बढ़ाया, तभी एक गेंद उसके सिर के पास से गुजरी। तो क्या उनका मतलब रिफ्लेक्सेस के परीक्षण से था, है ना? उन्हें न सिर्फ अपनी ओर आती इन गेंदों से निपटना था, बल्कि उन्हें अपने साथी छात्र पर भी नजर रखनी थी। ये सिर्फ उनकी दयालुता के कारण नहीं था कि उस सुस्त आवाज ने साफ कह दिया था कि सिर्फ 4 ही पास होंगे। शुरू से ही वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। लियोनेल ने अपना पैर उठाया।
एक ठोस गेंद उसके पैर के तलवे के नीचे से टकराए, जो जमीन से टकराकर उसके पीछे की दीवार से टकराए। कमरा 20 × 20 × 20 मीटर का एक घनाकार है। हम 18 लोग यहाँ हैं और सिर के आकार की 100 चलती हुई गेंदें हैं। उन्होंने कोई टाइमर नहीं लगाया है और ऐसा लगता है कि गेंद लगने से आप बाहर नहीं हो जाते। तो मुझे आश्चर्य है कि ग्रेडिंग का मानदंड क्या है। लियोनेल ने आईना की ओर देखा। अपने शरीर पर उसका नियंत्रण बेजोड़ था। हालांकि लियोनेल की तुलना में उसके लिए समय थोड़ा कठिन था, फिर भी बाकियों के मुकाबले में यह अतुलनीय रूप से आसान था। केवल 4 अन्य लोग ही थे जो इस परीक्षा को सहजता से ले रहे थे। ग्रेटा की अजीब सी नाक, वह युवक जिसने आईना को आवाज दी थी, एडमोन, और 2 और युवक जिनमें से एक ने अपनी पीठ पर तलवार बांधी हुई थी और आखिरी अपने हाथ जेबों में डाले इधर उधर भागने पर अड़ा था। वह कूल दिखना चाहता था या यह उसका स्टाइल था, लियोनेल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दूसरों के उलट लियोनेल अपनी जगह से मुश्किल से हिलता था। गेंदों को सिर्फ एक दूसरे और दीवार से ही रोका जा सकता था। यहां तक कि जब वे किसी परीक्षार्थी के ऊपर से गुजरती तो भी वे उसी गति से चलते हुए बस एक पल के लिए भ्रम में बदल जाती। सच कहूं तो ये परीक्षा लियोनेल के लिए बहुत आसान थी। अपनी इस क्षमता से वह अगले कुछ मिनटों में सभी 100 गेंदों की दिशा का नक्शा बना सकता था। फिर वह उन गेंदों को सीधे अनदेखा कर सकता था जो उसके रास्ते में नहीं आएंगी और उन गेंदों को चिन्हित कर सकता था जो उसके रास्ते में आएंगी। उसके बाद गेंद का उस पर कैसे हमला होगा ये जानना और उसके अनुसार चकमा देना आसान था। हालांकि तभी दीवारें फिर से चमक उठीं। परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गति 1% बढ़ा दी। मेरी गणना गलत है। लियोनेल ने अपने सिमुलेशन को लगभग तुरंत समायोजित कर लिया। वह एक कदम आगे बढ़ा, दाईं ओर एक तरफ मुड़ा, फिर तिरछा होकर बाईं ओर मुड़ा। कुछ ही सांसों में उसने 5 गेंदों को चकमा दे दिया और ठीक उसी जगह वापस आ गया जहां वह शुरू से था। लियोनेल के लिए ये केवल एक सूक्ष्म वृद्धि थी, लेकिन जब ये गेंदें पहले से ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल रही थीं, तो 1% का परिवर्तन बहुत बड़ा था। चौथे आयाम का अस्तित्व केवल तीसरे आयाम की दुनिया में ही ऐसी गति तक पहुंच पाएगा। हालांकि 5वें आयाम की दुनिया में गति के महारथी भी इस स्तर को छूने के लिए संघर्ष करेंगे, जब तक कि वे पूर्णतः प्रतिभाशाली न हों। परिणामस्वरूप इस कमरे में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को गेंद के उन तक पहुंचने से बहुत पहले ही उसे पढ़ना और प्रतिक्रिया देना पड़ता, अन्यथा उनके पास कोई भी मौका नहीं होता। इस 1% बदलाव ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि जो लोग पहले ठीक ठाक चल रहे थे, वे अचानक खुद को मुश्किल में पाते हैं। जितनी ज्यादा मार उन पर पड़ती, उनकी सहनशक्ति उतनी ही कमजोर होती जाती। उनके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं, उनके चेहरे पीले पड़ रहे थे। जैसी कि उम्मीद थी, एक बार फिर लियोनेल और आयना के अलावा सिर्फ वे 4 ही थे जो इन बदलावों से सहज लग रहे थे। ये साफ था कि हीरो पीक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। तभी एक युवक, जो अपनी आखिरी सांसों पर था, निराशा से दहाड़ा। आगे बढ़कर उसने पास खड़े एक और युवक को टक्कर मारी और खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण जिस युवा और बेचारे लड़के को उसने टैकल किया था, उसके शरीर पर कई गेंदें लगीं, जिससे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। सबके चेहरे के भाव बदल गए। सभी मन ही मन जानते थे कि ऐसा कुछ तो होगा ही, पर किसी को नहीं पता था कि सबसे पहले कौन कदम उठाएगा। हर कोई एक दूसरे को सावधानी से देख रहा था, क्योंकि वे अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे। लेकिन इस विभाजित चेतना के कारण कुछ लोग उस एकाग्रता को खो बैठे जिसने उन्हें अब तक बनाए रखा था। तभी अचानक वह सुस्त आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पहला राउंड पूरा हो गया। दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। लियोनेल की भौहें तन गईं। बस यूं ही खत्म हो गया। कोई तो क्या कारण नजर नहीं आ रहा था। गेंदों की गति बस एक बार ही बढ़ी थी। इसके अलावा लियोनेल ने थोड़ी देर बाद ध्यान देना शुरू कर दिया था कि कौन गेंद पर लग रहा है और कौन चकमा दे रहा है, लेकिन उन 6 के अलावा बाकी सभी को कम से कम 2 या 3 बार गेंद लगी थी। इसका मतलब था, तो यह उन्मूलन पर आधारित है। लियोनेल ने उन दोनों युवकों की ओर देखा जो इतने थके हुए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी सेना पूरी तरह से सूख चुकी थी। जिस युवक को पकड़ा गया था, वह अपना गुस्सा और अनिच्छा बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह घूरने और भारी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अंततः एक चमकती हुई रोशनी ने दोनों को कमरे से बाहर भेज दिया। जैसी कि उम्मीद थी, वे सचमुच बाहर हो गए। इसका मतलब शायद ये था कि ये राउंड तब तक चलते रहेंगे जब तक सिर्फ 4 ही बचे रहें। यदि ऐसा है, तो अगले दौर के आधार पर हम चीजों को जल्दी समाप्त कर सकते हैं।
अगला दौर आपकी ताकत का परीक्षण करेगा। शुरू करें। दीवारें चमक उठी और सारी गेंदें अचानक गायब हो गईं। एक और हल्की सी चमक के साथ अनगिनत रोशनियां एक साथ मिल गईं। हालांकि इस बार वे गेंदें बनने की बजाय मानव जैसी कठपुतलियां बनने लगीं। लियोनेल ने पाया कि उसके तलवे उसके पैरों के नीचे लगी टाइलों से चिपके हुए थे। उसने अपना पैर उठाने की कोशिश की और पाया कि यह बहुत बड़ा काम था। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व। लियोनेल तय नहीं कर पा रहा था कि यह क्या है। उसे नहीं लगा कि यह गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि हालांकि उसके पैर हिलाना मुश्किल था, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से भारी नहीं लग रहे थे। जहां तक चुंबकत्व की बात है, हो सकता है कि वह धातु का आदमी रहा हो, लेकिन बाकी सभी को भी यही अनुभव हो रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे सभी धातु के पुरुष और महिलाएं भी हों, है ना? ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? कितनी अजीब घटना है। लियोनेल को ऊर्जा सोखने वाली गेंदें बहुत दिलचस्प लगीं। वह कल्पना कर सकता था कि अगर यह कोई क्षमता होती तो कितनी शक्तिशाली होती। लेकिन ये क्षमता भले ही टूटी हुई लगती हो, लेकिन यदि कोई आपको बिना किसी चेतावनी के अचानक युद्ध के बीच में अपने पैरों के नीचे की जमीन पर चुंबकीय बना दे, तो ये कितना विनाशकारी होगा। लियोनेल सोच में पड़ गया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। इससे उसे एहसास हुआ कि उसे वैलिएंट हॉट के प्रशिक्षण कक्षों का इस्तेमाल करने के लिए और भी उत्सुक होना चाहिए। लियोनेल के सामने कठपुतली ने अचानक एक मुक्का मारा। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए लियोनेल ने भी एक मुक्का मारा, जिससे उसके सामने खड़ी कठपुतली प्रकाश के कणों में बदल गई। लियोनेल को लगा जैसे उसके पैरों का चुंबकत्व गायब हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह भ्रमित हो पाता, एक और कठपुतली बनने लगी। इस बार उसे लगा जैसे उसके आसपास की सारी हवा गायब हो गई हो, जिससे उसे जरा भी सांस लेने की इजाजत नहीं मिल रही हो। अचानक हुए इस परिवर्तन ने लियोनेल को अचंभित कर दिया, लेकिन फिर भी उसे अपने सामने खड़ी कठपुतली को खत्म करने के लिए केवल एक मुक्का ही मारना पड़ा। तीसरे दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा लावा के एक बड़े से बर्तन में झुलस रही हो। चौथे दिन उसे अपनी हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। क्या ये शक्ति परीक्षण है या अनुकूलन परीक्षण? लियोनेल इन बदलावों से इतना प्रभावित हुआ कि वह परीक्षा जल्दी खत्म करना ही भूल गया, जैसा कि वह चाहता था। ये समझ नहीं आ रहा था कि इस परीक्षा के मैदान ने इतने बेहतरीन क्षेत्र में इतने सारे बदलाव कैसे ला दिए। ये और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि लियोनेल जानता था कि इस संगठन का फोर्स क्राफ्टिंग का स्तर कितना घटिया है। उनके लिए ऐसा कुछ बनाना नामुमकिन था। दूसरा राउंड समाप्त हो गया। तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। लियोनेल अचंभित रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने विश्लेषण में पूरी तरह खो गया था। शायद उसे फोर्स क्राफ्टिंग सिर्फ अपने पिता को एक दिन हराने से कहीं ज्यादा पसंद थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसके अस्तित्व में कितनी गहराई तक समा गई थी। दो और नौजवान जो उस गोली से बच नहीं पाए थे, अचानक टेलीपोर्ट कर दिए गए। नहीं, ये दो नहीं, बल्कि 6 थे। लियोनेल ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था कि वे सब एक ही अवस्था में गिरे थे, इसलिए उन्हें एक साथ बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ हट रहे थे। जाहिर था कि वे अभी भी उसी कठोर वातावरण में फंसे हुए थे जो उन्हें महसूस हो रहा था। इस तरह केवल 10 ही बचे। ये राउंड आपकी गति का परीक्षण करेगा। शुरू करें। लियोनेल की आंखें चमक उठी, उसका शरीर तुरंत एक ओर झुक गया। एक तेज चांदी का खंजर उसके पास से गुजरा। एक और चकमा देने वाला परीक्षण। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन अभी वह ये विचार पूरा भी नहीं कर पाया था कि खंजर अचानक हवा में रुक गया, पीछे की ओर घूम गया और पुनः उसकी ओर बढ़ गया। ओह! लियोनेल रास्ते से हट गया तथा फिर से खंजर से बाल बाल बच गया। लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली नहीं थे। इस बार न सिर्फ उन्हें एक तेज दर्द महसूस हुआ जिसने उनके तंत्रिका तंत्र को एक पल के लिए जकड़ लिया, बल्कि उनकी सहनशक्ति और शक्ति भी एक बार फिर छिन गई। लियोनेल पर वार करने के लिए खंजर की धार और भी तेज होती गई। आखिरकार उसने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की कि लियोनेल के पास एक ही जगह पर रुकने का भी विकल्प नहीं बचा। वह तेजी से पीछे की ओर भागा, खंजर उसकी नाक की नोक पर लगा। लियोनेल अपनी नजरें उस पर टिकाए रखने की कोशिश में लगभग आंखें टेढ़ी कर बैठा। क्या परीक्षा है? वे चाहते हैं कि हम 20 गुना 20 मीटर के कमरे में, जहां हमारे 9 और प्रतियोगी हैं, इतनी तेजी से दौड़ लगाएं। सबसे बुरी बात तो यह है कि उन्होंने सहयोगियों को एक दूसरे से अलग करने की भी कोशिश नहीं की, जबकि ऐसे लोग तो जरूर हैं जो साथ मिलकर काम करेंगे। जब तक कि अगर यह जानबूझकर किया गया था, तो लियोनेल को इसका संभावित रूप से अच्छा प्रभाव दिख रहा था। किसी संगठन की नींव रखने के लिए टीमवर्क अच्छा होता है।
लेकिन लियोनेल को लगा कि इस टीमवर्क को अपने दुश्मनों के खिलाफ बढ़ावा देना बेहतर होगा, न कि अपने साथी छात्रों के खिलाफ। लियोनेल जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि यह महज संयोग नहीं था कि हीरो पीक ने इस परीक्षण में भाग लेने के लिए सिर्फ 4 लोगों को भेजा था। और ये भी कोई संयोग नहीं था कि वे सब बिल्कुल आखिरी मिनट में उससे और आयना से भी देर से एक साथ आए थे। लियोनेल ने आयना की तरफ देखा। उसकी रफ्तार को देखते हुए उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे चिंता इस बात की थी कि लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। बिना मुड़े भी उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने पीछे से उसे निशाना बनाया है। लियोनेल के पीछे एक दुबला पतला नौजवान पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्पीड राउंड इतने जोर से शुरू होगा। अगर हालात ऐसे ही होते तो अगर स्पीड पहले राउंड की तरह फिर से बढ़ जाती तो वह क्या करता। उसके जैसे चौथे आयाम के अस्तित्व के लिए 5वें आयाम की दुनिया में घूमना फिरना और दौड़ना पहले से ही काफी प्रभावशाली था, लेकिन अब वे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा की मांग कर रहे थे। मैं 6 महीने इंतजार नहीं कर सकता। मैं इंतजार नहीं कर सकता। वैलिएंट हॉर्ट पर जितना अधिक दबाव था, उतने ही अधिक संसाधन और अवसर उन्होंने सभी के लिए लाए। लियोनेल और आयना को अभी तक इस बात का पता नहीं था क्योंकि वे अभी अभी लौटे थे, लेकिन वैलिएंट हॉट जोन में प्रवेश के लिए टूर्नामेंट भी आगे बढ़ गया था। इतना ही नहीं, अब वे पहले से कहीं ज्यादा छात्रों को प्रवेश दे रहे थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में प्रवेश के लिए न्यूनतम शर्त सफेद बेल्ट होना थी। अगर वह इस बार असफल हो जाता तो उसके शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि तब तक टूर्नामेंट बीत चुका होता। इस सारे मानसिक दबाव के कारण जैसे ही इस युवक ने लियोनेल को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, उसकी आंखों से एक पागल सी रोशनी निकल पड़ी। उसे सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत नहीं थी। जब तक वो बाकियों से ज्यादा जिंदा रहता तब तक सब ठीक था। वो किसी की पीठ पर हमला करने का मौका कैसे छोड़ सकता था। दुर्भाग्यवश इस युवक के लिए लियोनेल के पैर अचानक एक खूबसूरत सुनहरी चमक में लिपट गए, जिससे उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। पलक झपकते ही उसकी नाक की नोक पर रखा खंजर उससे 1 मीटर से भी ज्यादा दूर चला गया। लियोनेल, मानो उसके सिर के पीछे आंखें हों, हवा में उछल गया और परीक्षार्थी के सिर के ऊपर से उड़कर उसकी पीठ पर निशाना साध रहा था। युवक ने अचानक खुद को दोनों तरफ से घिरा पाया। उसका अपना खंजर अभी भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था, जबकि लियोनेल का खंजर सामने से उस पर टूट पड़ा। अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। युवक को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे उसकी गति लड़खड़ा गई। बस उस छोटे से क्षण में ही उसके अपने खंजर ने उसकी पीठ चीर दी, जिससे वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। दर्द के 2 झटकों ने उसके शरीर को थरथरा दिया। खंजर के भ्रम में आकर उसके शरीर से उड़ जाने के बाद भी वह जमीन पर गिर पड़ा था और लियोनेल के पीछा करते हुए उसका अपना ही खंजर उसे फिर से छलनी कर गया। वह तीसरा वार आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके सपने भी धुंधले पड़ गए। लियोनेल ने आईना की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे भी निशाना बनाया गया था, लेकिन उसने अपने पीछा करने वाले से ज्यादा सीधे तौर पर निपटा। बदकिस्मती से उस बेचारे युवक के लिए जिसने उसे निशाना बनाया था, इस प्रतियोगिता की शुरुआत से अब तक शायद वही अकेला ऐसा था जिसे असली चोट लगी थी। और बस 8 बचे रह गए। लेकिन राउंड रुका नहीं। दीवारें चमक उठीं। गति में 1% की वृद्धि। लियोनेल ने अपनी गति धीमी कर दी। अपने वंश गुणक को सक्रिय करने के बाद यह 1% की वृद्धि भी उस पर कोई असर नहीं डाल सकी। आगे की चालों के लिए भी यह ज्यादा सुविधाजनक था अगर उसका खंजर उसके पास होता। इससे ये तमाशा जल्दी खत्म हो जाता। वह अभी भी यहाँ है। ग्रेटा ने भौहें चढ़ाईं। परीक्षा शुरू होते ही ग्रेटा और बाकी चारों ने अपना पूरा ध्यान खुद पर लगा दिया था। हालांकि वे साथ साथ आए थे और साथ साथ पास होने की योजना भी बनाई थी, लेकिन उन्हें पता था कि आयना के आने से उनकी योजना में खलल पड़ गया है। इस वजह से चारों एक दूसरे से थोड़ा सावधान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आयना को पास कराने के लिए शायद उनमें से किसी एक की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर है उनमें से कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि जो परीक्षा आसान होनी चाहिए थी, उसमें उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह सब कुछ सामने आ गया। ऐसे में जब तक उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, तब तक उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कौन बच गया है। जब एक और गिर गया और सिर्फ 7 ही बचे, तब ग्रेटा को एहसास हुआ कि लियोनेल, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह बहुत पहले ही गिर चुका होगा, अभी भी यहाँ है।
दरअसल उसे भी अच्छा समय मिल रहा था। अगर यह ऐसी परीक्षा होती जहां आयना उसकी मदद कर सकती तो वह इसे ज्यादा स्वीकार करती, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि उन्होंने सभी परीक्षाएं एक साथ दी थीं, फिर भी सब कुछ काफी व्यक्तिगत था। अपनी एक निश्चित स्तर की क्षमता के बिना इस मुकाम तक पहुंचना असंभव होता। ग्रेटा की भौहें गहरी हो गईं। सिर्फ एक आईना ही उनके लिए सिरदर्द बन गई, जिससे उनका सोच समझकर बनाया गया गठबंधन शुरू होने से पहले ही टूट गया। लेकिन आखिर ये आदमी कौन था? ग्रेटा ने अपने 3 साथियों की ओर एक नजर डाली जो अस्पष्ट दुश्मन बन गए थे। उसी समय वह युवक अर्निड, जो हमेशा अपने हाथ जेब में रखता था, ने 7वें प्रतिभागी की ओर एक लात मारी। टकराना। युवक बड़ी टाइल वाली दीवार से टकरा गया। उसका सिर घूम रहा था और शरीर व्यवहारिक रूप से बल से जकड़ा हुआ था। अर्निड से प्राप्त मामूली त्वरण भी उसे लंबे समय तक उसके खंजर से बचने में मदद नहीं कर सका। बस ऐसे ही वे 6 हो गए। आयना और लियोनेल कमरे के विपरीत किनारों पर खड़े थे, दोनों अपने अपने खंजरों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मानो वे माहौल में आ रहे सूक्ष्म बदलाव को भांप ही ना पा रहे हों। वे अपनी अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे, एक दूसरे के करीब आने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। हीरो पीक के चारों सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। चिंगारियां उड़ीं, एक खामोश संवाद हवा में गूंज उठा। एक पल में वे सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे। अगर वे खुद को एक मौका देना चाहते थे तो उनके पास एक ही तार्किक रास्ता था। अर्निड, ग्रेटा, एडमोन और अंतिम फॉक्स ने एक साथ अपने पैर नीचे पटके, जिससे पूरे कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ जब वे एक साथ लियोनेल की ओर बढ़े। उनकी योजना साफ थी। पहले लियोनेल को मार गिराओ और जितनी जल्दी हो सके। फिर आयना को मार गिराओ। लियोनेल के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ड्रीम मॉडल। लियोनेल की निगाहें एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थीं। वह पिछले 3 राउंड से इस कमरे का सिमुलेशन मैप बना रहा था, तो उसने बाकी प्रतिभागियों का डेटा कैसे इकट्ठा नहीं किया होगा। सच तो यह था कि उसे इन दुश्मनों पर ड्रीम मॉडल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। न सिर्फ वे उससे कहीं कमजोर थे, बल्कि उनमें कोई भी ऐसा गुण नहीं था जो उससे आगे निकल जाए। चाहे गति हो, ताकत हो, निपुणता हो, फुर्ती हो, उसने उन्हें पानी में डुबो दिया। हालांकि उस पल लियोनेल ने अपनी शारीरिक क्षमता आधी कर दी। फिर यह सोचकर कि यह काफी नहीं है, उसने अपनी क्षमता फिर से आधी कर दी। वह बस इतनी गति बनाए रख पाया कि अपने खंजर से आगे रह सके। एनरीड सबसे पहले लियोनेल के पास पहुंचा, उसका पैर हवा में ऊंचा उठा और उसने नीचे की ओर एक भयंकर कुल्हाड़ी से वार किया। लियोनेल की आंखें अचानक धुंधली पड़ गईं, ठंडी और गणनाशील हो गईं। चारों को ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने उन सबको जकड़ लिया हो। एनरीड की किक लियोनेल के कंधे से बाल भर दूर रह गई, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चूक गया था। कैसे? उसने लियोनेल को चकमा देते हुए भी नहीं देखा और वह पहले ही उसकी दिशा का अंदाजा लगा चुका था। तभी लियोनेल एनरीड के पास से गुजरा और उसने देखा कि ग्रेटा लगभग 2 मीटर लंबे पंखों वाली एक चिड़िया में बदल गई है। वह अजीब सी नाक जो वह हमेशा पहनती थी, अचानक उसकी चोंच के सिरे पर एक तेज धार बन गई। एक ही झटके से उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। ड्रीम मॉडल। लियोनेल ने ग्रेटा के लिए अपना मॉडल बदला और उसे फिर से बनाया। उसकी सूक्ष्म क्रिया के कारण फॉक्स की तलवार बाल बाल बच गई। वह तीनों के बीच से निकल गया और पाया कि चुपचाप एरमोंड अपनी मुट्ठी बांधे उसका इंतजार कर रहा था, जिसमें उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। उसकी ताकत इन तीनों से कहीं ज्यादा है, फिर भी उसने मुझ पर हमला करना चुना। लगता है वो मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड से सचमुच डर गया है। दुर्भाग्यवश एरमोंड के लिए लियोनेल भी उतनी ही तेजी से और उतनी ही आसानी से उनके हमले से बच निकला। लियोनेल हवा की तरह था, उनके हमलों के बीच ऐसे घुसता घुसता रहता मानो टहल रहा हो। कई बार तो युवा ये भी नहीं देख पाते थे कि वह कैसे चकमा दे रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उसने कुछ पल पहले ही अपने कदमों की योजना बना ली थी, ताकि उनके हमलों से बचकर निकल सके। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वह बच निकला, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वे कहां हमला करेंगे और इसलिए उसने वहां नहीं जाने का निर्णय लिया। लियोनेल का खंजर भूत की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन उसकी परछाई को भी छू नहीं सका। उसी क्षण दीवारें फिर चमक उठीं। 1% बढ़िया। लियोनेल ने हमलों के एक और दौर को आसानी से टाल दिया। इसके बाद जब मैं अपनी मेटल बॉडी बनाना शुरू करूंगा तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं अपनी लचीलापन न खो दूं। मुझे थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है। लियोनेल ने अनजाने में कुछ ऐसा नोट किया जो उसे बहुत पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था,
मानो उसे एहसास ही ना हो कि उसे एक कोने में धकेल दिया गया है। एक चौंकाने वाली आवाज के साथ ग्रेटा ऊपर से नीचे आई और उसके सिर में वार करने की कोशिश करने लगी। बाकी बचे 3 युवक उसकी ओर दौड़ पड़े। एक मुक्का, एक टांग और एक तलवार, सब उसकी ओर एकदम सटीक तरीके से झपटे, और क्या बताऊं, बचने के लिए सचमुच कोई जगह नहीं बची थी। लियोनेल की ठंडी आंखों में फिर से चमक आ गई, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे लगता है यह मजेदार रहा है। लियोनेल ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर एक ओर खिसक गया। एकदम सही समय पर हुई हरकत में वह एनरिड के पैर और एरमोंड की मुट्ठी के बीच से फिसल गया। पूछी, तीसरा राउंड समाप्त हो गया है। परीक्षा समाप्त। अल्पविराम। तुम मेरी मदद नहीं कर सके। लियोनेल के चेहरे पर दुख का भाव था। खुद पर लगाए गए इन कमजोरियों के साथ बिना हमला किए उन चारों को हराने में उसे 3 मिनट तक चकमा देना पड़ा। फिर भी उसकी आईना ने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। कितनी बेरहमी थी। तुम्हें पता है कि मैं अभी भी तीसरे आयाम में हूं। उन खंजरों के एक ही वार ने मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया होता, तब तुम क्या करते? आईना ने सिर हिलाकर लियोनेल की बकवास अनसुनी कर दी। अगर कुछ भी हो तो उसे उन चारों की मदद करनी चाहिए थी। उन्हें शायद पता ही नहीं था कि आखिर में वे कैसे हार गए। सच कहूं तो लियोनेल को पूरी तरह से हार जाना चाहिए था। आईना ने भी उस आखिरी पल में लगभग चाल चलने ही वाली थी। दंपत्ति दूसरी मंजिल पर रिसेप्शनिस्ट के पास फिर गए तो देखा कि वही आदमी बेजान सा दिख रहा है। हालांकि उस समय दोनों का ध्यान पूरी तरह से सामने लगी स्क्रीन पर था और वे किसी चीज को गौर से देख रहे थे। उनके कोण से लियोनेल अपनी लड़ाई के आखिरी पलों को बमुश्किल ही देख पा रहा था कि कैसे वह फिसल गया और चारों पर एक दूसरे के खंजर से हमला करवा दिया। यहां तक कि एरमंड, जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा था, अंत में लियोनेल के खंजर से किसी तरह घायल हो गया, ठीक उसी समय जब लियोनेल उसकी मुट्ठी से छूट गया। ठीक इसी तरह चारों एक ही समय पर बाहर हो गए, जिससे इस राउंड में केवल 2 पासर्स ही बचे। लियोनेल ने अपना गला थोड़ा सा साफ किया। उस आदमी ने धीरे से ऊपर देखा और लियोनेल को गौर से देखा, फिर दोनों की तरफ एक सफेद बेल्ट फेंक दी। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद वह कुछ और कहने को तैयार नहीं था, बस स्क्रीन पर जो देख रहा था उसी पर वापस चला गया, मानो लियोनेल और आईना उसे देख ही न पा रहे हों। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः वहां से चले गए। जब वे वेलिएंट हॉल से बाहर निकले तो लियोनेल अचानक मुस्कुराने लगा। क्या आप कुछ वरिष्ठों को नाराज करना चाहते हैं? आईना ने आंखें घुमाई। मुझे अभी भी ट्रेनिंग करनी है, पता है। मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूं, पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई चुनौती भी नहीं मिली। ये सच नहीं है। टाइटन हाइना के बारे में क्या? लियोनेल ने प्रतिवाद किया। पर्याप्त नहीं, आईना ने सीधे उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है। तुम जाओ और मुझे फिर से कुछ महीनों के लिए अकेला छोड़ दो। आईना की आंखों में अपराधबोध की झलक दिखाई दी। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार तुमसे मिलने आऊंगी। अच्छा, लियोनेल ने सिर हिलाया। ज्यादा परेशानी मत करो, आईना ने सख्ती से कहा। और तुम कभी भी हीरो पीक आ सकते हो, पता है। आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं परेशानी पैदा न करूं, फिर ऐसा कहें। आईना खिलखिलाकर हंसी। वेलिएंट हॉल की प्रशिक्षण सुविधाएं हीरो पीक से ज्यादा खराब नहीं हैं। उनका इस्तेमाल करो। हम। लियोनेल ने आईना को विदा करते हुए सिर हिलाया। उसे दूर कहीं गायब होते देखने के बाद लियोनेल ने अपनी नज़र दूर स्थित नए छात्रों के क्वार्टर की ओर घुमाई। ऐसा लग रहा था कि उसे अकेले ही कुछ सीनियर्स को नाराज करना पड़ेगा। अपनी योजना के अगले चरण के लिए उसे एक भंडार की आवश्यकता होगी। तब वह अयस्कों के राजा की कृपा से अपनी लूट का वास्तव में लाभ उठाने में सक्षम हो सकेगा। लियोनेल ने टूटे हुए दरवाजों को एक तरफ धकेल दिया और चेहरे पर मुस्कान लिए परिचित जीर्ण शीर्ण बार में चला गया। सफेद बेल्ट वाले सीनियर ने लियोनेल को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने तो बस यूं ही नजर घुमाकर देखना चाहा था कि कौन आया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह राक्षस अचानक फिर से प्रकट हो जाएगा। अरे, लियोनेल बार में बैठे हुए मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद मिले। इस समय नए छात्रों का बार काफी भरा हुआ था। आमतौर पर नए नियमों के लागू होने के बाद ज्यादातर छात्र अभी मिशन पर होते। हालांकि ओरिक्स के अचानक खतरे के बारे में आम जानकारी होने के कारण कुछ ही नए छात्रों ने बाहर जाने की हिम्मत की। करने के लिए कुछ न होने के कारण तथा अब सबसे सामान्य प्रशिक्षण केंद्रों में भी संचालन के लिए योग्यता अंकों की आवश्यकता होने के कारण नए विद्यार्थियों के पास केवल 3 ही विकल्प थे: अपनी जान जोखिम में डालना, अपने छात्रावासों में जाकर सोना, या यहीं समय बिताना।
इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश लोगों ने यहां आना चुना। अब तक लियोनेल की खबर नए छात्रों में फैल चुकी थी और हालांकि कई लोग उसे उसके रूप रंग से पहचान नहीं पा रहे थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो उसे पहचान सकते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके रूप रंग ने लोगों का ध्यान खींचा। लियोनेल की नजरों से बारटेंडर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। लियोनेल अब कितना मासूम लग रहा था, ये देखकर, और उसकी तुलना उस राक्षस से करके जो उसने पहले देखा था, उसे सचमुच रात और दिन जैसा लग रहा था। उसे सचमुच कोई अंदाजा नहीं था कि असली लियोनेल कौन है। आपका नाम क्या है? लियोनेल ने विनम्रता से पूछा। मेरा मेरा नाम मेरनिक है। लियोनेल ने सिर हिलाया। मेरनिक, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे शायद तुम्हें बहुत परेशानी होगी, लेकिन बदले में अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें सुरक्षा देने को तैयार हूं। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम यही काम करते रहो। मेरनिक ने जोर से घूंट भरा, उसकी पुतलियां कांप रही थीं। उस पल उसे लियोनेल से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। यह आप क्या करना चाहते हैं? लियोनेल ने आह भरी, उसे सचमुच थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उसे भी इस जगह की जरूरत थी। ये दुकान मुझे चाहिए। मैं आधिकारिक तौर पर एक चुनौती दे रहा हूं। तुम्हारा बॉस इस जगह की रक्षा के लिए यहां आ सकता है, वरना मैं इसे अपने लिए ले लूंगा। आह, मेरनिक वास्तव में इस क्षण में आंसू बहाना चाहता था। एक श्वेत बेल्ट वाला व्यक्ति नए छात्रों से भरी इस जगह पर बारटेंडर क्यों बनेगा? जवाब साफ था, उसे ही व्यवस्था बनाए रखने और इन चुनौतियों का सामना करने का काम सौंपा गया था। इस दुकान का मालिक इसे बस यूं ही कुछ निष्क्रिय आय के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर भी यह एक ऐसी दुकान थी जो उनके परिवार की कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये भले ही जर्जर हो, लेकिन इतनी चींटियां एक हाथी को भी मार सकती थीं। नए छात्र इस जगह पर ज्यादा खर्च नहीं करते थे, लेकिन यहाँ इतने नए छात्र थे और उनके इकट्ठा होने की जगह इतनी कम थी कि इस जगह से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। हालांकि इसकी तुलना वैलियंट सिटी के सबसे अच्छे बार और रेस्टोरेंट से नहीं की जा सकती थी। अपने पद की बदौलत मेरनिक को इससे काफी फायदा हुआ, लेकिन इन फायदों के साथ साथ कठोर शर्तें भी जुड़ी थीं। अपनी ताकत के दम पर मेरनिक श्वेत बेल्ट वालों में औसत से ऊपर था, लेकिन लियोनेल से तुलना करने पर वह कुएं की तलहटी में पड़े मेढक जैसा महसूस करता था, और यह बात एक महीने से भी ज्यादा पहले की है। वर्तमान लियोनेल और भी अधिक तीक्ष्ण तथा शक्तिशाली महसूस कर रहा था, बावजूद इसके कि वह पिछली बार की तरह क्रोधित नहीं था। मैं ठीक हूं। मेरनिक ने लड़ने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। उसकी हथेली पलट गई, जिससे एक पट्टिका दिखाई दी। चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ उसने एक बल चिन्ह मिटाया और उसे लियोनेल को सौंप दिया। लियोनेल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पट्टिका को पकड़ लिया। अपनी इंद्रियों को झटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक स्वामित्व पट्टिका थी जिसमें किसी के बल हस्ताक्षर को पढ़ने की अनोखी क्षमता थी। दिलचस्प अवधारणा। लियोनेल ने सिर हिलाया और अपने स्टार फोर्स का उपयोग करके एक निशान छोड़ने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने अपने 3 स्टार संविधान की अद्वितीय धड़कनों का उपयोग किया, जिसने अभी तक अपनी असली ताकत प्रदर्शित नहीं की थी। उसी क्षण दुकान के नीचे एक छिपी हुई संरचना गड़गड़ाने लगी। डोंग डोंग, प्रकाश का एक स्तंभ हवा में उठा, जिससे एक सुंदर गुलाबी लाल प्रतीक बना। पीछे की ओर 2 सींगों वाले एक खिलते हुए गुलाब की रोशनी। यह एक बहुत ही सुंदर प्रतीक था और किसी स्त्री जैसा भी लग रहा था, या यूं कहें कि ऐसा होता अगर पृष्ठभूमि में दहाड़ता हुआ काला भालू न होता। लियोनेल ने अपनी भौहें उठाईं, इतनी छोटी सी दुकान के लिए इतना शोर शराबा। मेरनिक के होंठ फड़क गए। क्या इस इंसान ने ये कदम उठाने से पहले कोई रिसर्च नहीं की? क्या सभी ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं? पहले काम करते हैं फिर सोचते हैं। ये दुकान भले ही जर्जर दिखती हो, लेकिन यह इसकी गुणवत्ता का नहीं, बल्कि इसकी उम्र का सबूत है। इस दुकान के पिछले कुछ मालिकों ने इसकी देखभाल करने की जहमत ही नहीं उठाई। फिर भी इसकी हालत ऐसी होने में सैकड़ों साल लग गए। ये स्थान वैलियंट सिटी के सबसे पुराने स्थानों में से एक था और संयोग से यह एक वरिष्ठ नागरिक के पास था, जिनके परिवार के पास दुकान का स्वामित्व सबसे लंबे समय तक रहा था। इस वजह से ये दुकान जिस यूनियन के अधीन थी, वह भी कोई छोटी मोटी यूनियन नहीं थी। दरअसल ये यूनियन वैलियंट हॉट माउंटेन के 3 सबसे ताकतवर गुटों में से एक, बेयर रोज गुट के अधिकार क्षेत्र में थी। वैलियंट हॉट पर सबसे शक्तिशाली गुटों की बात करें तो 3 थे। एक था रेलियन का हीरो गुट, जिसने लगभग पूरे हीरो पीक को अपना गढ़ बना लिया था।
दूसरा था सेवर्ड हॉटगुट, जिसका नेतृत्व हीरो पीक के बाहर के उन गिने चुने प्रतिभाशाली लोगों में से एक कर रहा था जो एफेस्ट और रेलियन के बीच खड़े हो सकते थे। और तीसरा था बेयर रोजगुट, जिसका गठन ऑन पीक के प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने किया था। ये सेवर्ड हॉट और बेयर रोज का अस्तित्व था, जिसने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रेयान ने जब अपनी बैठक बुलाई थी तो वह ऑन या ब्रेव पीक को चुनौती दे रहा था। लेकिन इस समय लियोनेल ने कुछ ऐसा किया था जो एक सदी से भी अधिक समय में नहीं हुआ था। उन्होंने एक यूनियन के संरक्षण में एक दुकान को छीनने का साहस किया और एक मधुमक्खी के छत्ते पर लात मार दी। ऊपर आसमान में भालू गुलाब बुट का प्रतीक प्रकाश के कणों में बिखर गया और केवल एक सफेद स्तंभ ही शेष रह गया। ऐसा ही है, लियोनेल मुस्कुराया। कोई बड़ी बात नहीं। लियोनेल उन नए छात्रों की ओर मुड़ा जो थोड़ी अजीब स्थिति में बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें वहां से चले जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार ये दुकान अब अपने मूल मालिक के स्वामित्व में नहीं थी। सब चिंता मत करो, जी भर के पियो और बातें करो। आज रात सब कुछ मेरे ऊपर है। कल मैं इस जगह को कुछ मरम्मत के लिए बंद कर दूंगा और परसों इसे फिर से खोल दूंगा ताकि तुम बस एक दिन ही चूको। इसके बाद ये सामान्य रूप से व्यवसाय होगा और साथ ही कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। नए छात्र एक पल के लिए तो दंग रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। मुफ्त पेय और खाना, उनमें से कौन ऐसी चीज के लिए उत्साहित नहीं होगा। और तो और इस जगह का आखिरकार कुछ नवीनीकरण होने वाला था। जाने कब से वे इसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बस यही चिंता थी कि कहीं उनके साथ साथ कीमतें भी न बढ़ जाएं। मुझे कुछ हल्का फुल्का दो, मेरनिक। मैं ज्यादा शराब नहीं पीता, लियोनेल ने कहा। लियोनेल को शराब के प्रति आकर्षण का कभी ठीक से एहसास नहीं हुआ था। हालांकि वह पृथ्वी पर नाबालिग था, लेकिन उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसके पास कानून तोड़ने के कई तरीके थे। समस्या ये थी कि शराब ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए वह कानून तोड़ने लायक हो। ये बहुत ही घिनौना और गले के लिए कठोर था। इसके अलावा लियोनेल पहले कभी नशे में नहीं था, इसलिए अंत में उसके लिए कोई इनाम या उत्साह भी नहीं था। अब तक लियोनेल को समझ आ गया था कि ऐसा शायद उस उल्टी वाली शराब की वजह से हुआ था जो उसके पिता उसे सालों से पिलाते आए थे। लेकिन वह कूल किड्स में शामिल होने का मौका पहले ही गंवा चुका था। इस समय वह उस चीज की चुस्कियां लेने में संतुष्ट था जिसका स्वाद एक अधेड़ उम्र की वाइन मॉम को भी पसंद आएगा। वह पीछे से अपने साथियों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुन सकता था। यहां तक कि मेरनिक भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। लेकिन जहां तक लियोनेल का सवाल है, ये केवल समय बिताने के लिए था, जब तक कि अपरिहार्य तूफान नहीं आ गया। मेरनिक ने लियोनेल का गिलास बड़ी मेहनत से साफ किया और उस पर पहले से कहीं ज्यादा समय लगाया। वह भले ही भीमकाय जानवरों के बीच संघर्ष में फंस गया हो, लेकिन अब उसके पास लियोनेल की सुरक्षा पर निर्भर रहने का ही एकमात्र विकल्प था। उसके बिना वह खत्म हो चुका था, इसलिए वह लियोनेल को जितना हो सके उतना खुश रख सकता था। अल्पविराम। वैलियंट सिटी में कोहराम मच गया। एक दशक से किसी दुकान के गिरने का निशान नहीं देखा गया था, भालू गुलाब के प्रतीक वाली दुकान का तो बिल्कुल नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह खबर तेजी से फैली, लेकिन लगभग उसी समय घटित हुई एक और दिल दहला देने वाली घटना के कारण इसने लोगों का ध्यान उतनी तेजी से नहीं खींचा जितनी उम्मीद की जा सकती थी। बेयर रोज की घटनाएं शुरू होने से ठीक पहले किंग ऑफ ओरेसगुट और उनके लगभग 20 नए छात्रों की मौत के जिम्मेदार होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन ये खबर इस बात से भी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि दोषियों पर उनके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। उनमें से मुख्य अपराधी हॉलिस, एक ऐसा युवक जिसके पास पृथ्वी पर रहने की क्षमता थी और जिसने इन सभी नए छात्रों की जान ले ली, उसे निष्कासन और यहां तक कि मौत की सजा तक का मुकदमा चलाया जाएगा। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि वैलियंट हॉट अंदर तक हिल गया। इस स्तर की सजा बहुत लंबे समय से नहीं दी गई थी और इसने सबको दिखा दिया कि वैलियंट हॉट एकता बनाए रखने को लेकर कितना गंभीर था। लगभग तुरंत ही फुसफुसाहटें और अधिक तीव्र होने लगीं। इसके लिए इतनी जल्दी और सटीक सजा मिली, लेकिन उन 7 नौजवानों का क्या जो उस अनाम आदमी के हाथों मारे गए? उनसे पहले के 3 वरिष्ठों का क्या? ये स्पष्ट था कि कोई अभी भी व्यापक कथानक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उसे इस तरह मोड़ रहा था कि लोगों का ध्यान बदल जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों के लिए इस बार एक अंतर था। जैसे ही ये फुसफुसाहटें फैलनी शुरू हुईं, वैसे ही एक नए छात्र द्वारा अपने वरिष्ठों के उत्पीड़न के बावजूद अपने साथी नए छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की हृदयस्पर्शी कहानी ने इन्हें दबा दिया।
पलक झपकते ही आधी अधूरी कहानी बिखर गई, जबकि लियोनेल अपने फ्रूट ड्रिंक की चुस्कियां लेता रहा। तारांकन तारांकन, बैंग बैंग बैंग, मुझे ये सब समझाओ। सुरंगें कहाँ हैं? अयस्क कहाँ है? मैं यहाँ नीचे कुछ भी क्यों नहीं देख सकता? निगमिर दहाड़ा और मिया, हॉलिस और बाकियों की जगह बारी बारी से आए नए दल पर अपना गुस्सा उतारा। हालांकि अपनी शिफ्ट पर काम शुरू करने से पहले ही उन्होंने लगभग तुरंत ही गुट को खबर भेज दी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही निगमीर को रिपोर्ट मिली, उसे अपने पेट में भारीपन महसूस हुआ। खदानों का ये नेटवर्क उनके सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्कों में से एक था। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वेलिएंट हॉट वर्ल्ड में एक चीज थी तो वह थी अयस्कों की अनंत आपूर्ति, खासकर चौथे आयाम के अयस्कों की। हालांकि इनमें निश्चित रूप से अंतर, ताकत और कमजोरियां थीं। यह अयस्क नेटवर्क पहाड़ी दर्रे के अपेक्षाकृत निकट होने के कारण अन्य की तुलना में इसकी रक्षा करना अधिक आसान था, तथा इसने दो बहुमूल्य अयस्कों को अपने साथ रखा था। पहला था द्विपरिष्कृत हीरा। यह अयस्क सामान्य हीरे की तरह ही अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना कई गुना ज्यादा मजबूत थी, इतनी कि केवल पांचवें आयाम के निकट की शक्ति वाला व्यक्ति ही इसे धातुकर्म में इस्तेमाल कर सकता था। इस अयस्क का खनन दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, इसे ओरिक्स के हाथों से बचाना, जो इस भारी और कठोर अयस्क को अपने कवच में इस्तेमाल करना पसंद करते थे। और दूसरा, इसे बड़े धातुकर्म व्यापारियों और संगठनों को भारी मुनाफे पर बेचना। दूसरा अयस्क था ट्वाइस रिफाइंड स्टील। अगर ट्वाइस रिफाइंड डायमंड ताकतवर लोगों के लिए एकदम सही कवच था, तो ट्वाइस रिफाइंड स्टील भारी हथियारों के निर्माण के लिए एकदम सही था। हालांकि यह असाधारण रूप से भारी मशीनरी और किलेबंदी की नींव रखने के लिए भी अच्छा था। ये दोनों ओरेक्स के पसंदीदा थे और उनसे दूर रहना जरूरी था, लेकिन साथ ही ये सबसे ज्यादा मुनाफे वाले भी थे। वे कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें सुरंगों का ऐसा नेटवर्क मिल गया जो दोनों संसाधनों को जोड़ता था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सब कुछ खत्म हो चुका था। जिन सुरंगों तक वे पहुंच सकते थे, उन सभी को इस हद तक साफ कर दिया गया था कि उनकी दीवारें अब चमकती भी नहीं थीं, जिससे भूमिगत स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। और हालात और भी बदतर हो गए थे। बाकी रास्ते ढह चुकी सुरंगों से पूरी तरह बंद थे। कई महीनों, शायद सालों की मेहनत के बिना उन सबको साफ करना नामुमकिन होता। ये दिमाग अचानक उनके लिए बेकार हो गया था, जिससे अयस्कों के राजा गुट की कमाई की क्षमता आधे से भी ज्यादा घट गई थी। ओरिक्स के अलावा और किसे दोषी ठहराया जा सकता था? अगर वे लियोनेल पर शक करना भी चाहते थे, तो उसे ब्लैक बेल्ट वाले नए छात्र के तौर पर होने वाला सारा मुनाफा अपने पास रखने की इजाजत थी। लेकिन क्या वे उस पर शक करने की हिम्मत भी कर पाएंगे? खैर, ये सब तो ठीक था। उसने जल्द ही यह बात जाहिर करने की योजना बनाई थी। लियोनेल चुपचाप बैठा एक मीठा पे पी रहा था। अपनी उंगलियों में उसने चांदी की एक अंगूठी जैसी चीज घुमाई और उसे बड़ी कुशलता से अपनी उंगलियों के बीच सरकाया। उसके हाथ ऐसे काम करने में सक्षम लग रहे थे जो अन्यथा असंभव होते। यह अंगूठी, यह क्या है? लियोनेल को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सीनियर लू जैसा कोई व्यक्ति इतनी कीमती चीज को थामे हुए हो सकता है। लेकिन जब ब्रह्मांड की बेतरतीब घटनाओं की बात आती थी, तो लियोनेल कौन होता था जो कहता कि वह उन सभी को पूरी तरह समझ सकता है? लियोनेल पिछले आधे घंटे से इस अंगूठी को स्वप्न में मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह अभी भी आधे रास्ते पर ही था। इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए लियोनेल अपनी गणनात्मक मन क्षमता के साथ पांचवें आयाम के शिखर पर पहुंचने के बाद अपने अर्धकांस्य भालों में से एक के लिए भी ड्रीम स्कल्प्ट को पूरा करने में सबसे खराब स्थिति में कुछ मिनट लगेंगे, और यह चौथे आयाम के शिखर पर एक खजाना था। लियोनेल ने पहले कभी अपने क्वासी सिल्वर स्पीयर को ड्रीम स्कल्प्ट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे सच में यकीन नहीं था कि इसमें इतना समय लगेगा भी या नहीं। अगर उसे अंदाजा लगाना होता तो समय काफी करीब होता। यदि लियोनेल ने अंगूठी का मूल्य निकालने के लिए इसका उपयोग किया, तो ये कम से कम पांचवें आयाम का होगा। एक बार जब उसने चीजों को इस तरह तोड़ दिया, तो यह मानना नामुमकिन नहीं था कि लू ऐसी चीज हासिल कर सकता है। आखिरकार वेलिएंट हॉट के एक छात्र के रूप में उसमें एक दिन पांचवें आयाम का अस्तित्व बनने की क्षमता थी, हालांकि इसकी संभावना इस रिंग में पहली बार दौड़ने से कम थी। लियोनेल को अंतर्ज्ञान से पता चला कि शायद लू को भी नहीं पता था कि यह अंगूठी क्या है, लेकिन उसने इसे अपने पास रखा क्योंकि उसे लगा कि यह जरूर कोई खास चीज होगी। उस सीनियर लू के धूर्त स्वभाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह जरूर ऐसा ही करेगा। लियोनेल ने आह भरी।
वो उन रातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब लू शायद जागकर सपने देखती रही होगी कि यह अंगूठी उसे किस तरह का खजाना दिलाएगी, और उम्मीद करती रही होगी कि जैसे ही उसे इसका राज पता चलेगा, वह एक ही झटके में आसमान छू जाएगा। और फिर भी अब उन सपनों को कुचल दिया गया था और उसकी आशाओं की अंतिम रोशनी अब लियोनेल की उंगलियों के बीच इतनी सहजता से घूम रही थी। ये दुनिया एक क्रूर जगह है, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। आखिरकार लियोनेल ने तय किया कि उसे इस बारे में डिक्शनरी से पूछना होगा। लेकिन उससे पहले उसे एक शांत जगह ढूंढनी होगी। टकराना। छोटी सी दुकान अचानक हिल गई, एक जोरदार झटके से दरवाजे अपने हैंडल से उखड़ गए। नए छात्रों के बीच से कुछ चीखें निकली जैसे ही वे भागे। लेकिन उनकी प्रतिभा के सामने इतना कमजोर आधा सड़ा हुआ दरवाजा उनमें से सबसे कमजोर को भी कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि जो चीज नुकसान पहुंचा सकती थी वह थी वह बल जिसने इसे उड़ा दिया था। कौन था वो? किस कमीने ने बेयर रोज को उकसाने की हिम्मत की? बेयर रोज के सदस्य यहां आग की लपटें लेकर आए थे। चाहे वे इसे कैसे भी समझें, उन्हें पूरा यकीन था कि हीरो पीक ने फिर से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पीक सिस्टम का क्या बकवास उन्मूलन। कोई भी थोड़ा भी दिमाग वाला जानता था कि पीक अभी भी मौजूद है, बस अब वे गुटों के लेबल के पीछे और भी ज्यादा छिप गए हैं। इस नियम परिवर्तन ने हीरो पीक को संसाधन छीनने की और भी आज़ादी दे दी। हालांकि हीरो पीक कुत्तों का वह झुंड जिसकी उन्हें यहां उम्मीद थी, यहां नहीं था। बल्कि एक अकेला युवक अब टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकला और उन सबके सामने खड़ा हो गया। बेयर रोज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें एक ऐसे बदमाश लड़के से चुनौती मिल रही है जिसे यहां आए हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे, इसलिए वे कई सफेद बेल्ट वालों का एक पूरा दल लेकर आए और उन सबका नेतृत्व करने के लिए एक नीले बेल्ट वाले को भी भेजा। उनकी टीम में उनकी सबसे प्रतिभाशाली उच्च मध्य स्तरीय टीमों में से एक शामिल थी और कुल 9 खिलाड़ी थे। वे लियोनेल को रास्ते से हटने के लिए कहने ही वाले थे कि तभी उसके हाथों में पट्टिका देखकर वे सब सन्न रह गए। लियोनेल ने अपने सामने खड़े 9 लोगों को देखा। 8 सफेद बेल्ट वाले और एक नीला बेल्ट वाला। हर एक की बेल्ट के कपड़े पर भालू गुलाब का प्रतीक चिन्ह बना था जो उनकी टांगों के बीच लटका हुआ था, जिससे उनकी संबद्धता बिल्कुल साफ हो गई। ये दुकान, लियोनेल ने अपने कंधे के ऊपर से इशारा किया, मैं इसका मालिक बन रहा हूं। बेयर रोज के सदस्य दंग रह गए। जो दर्शक यहां एक अच्छे शो के लिए आए थे और बेयर रोज और हीरो के बीच मुकाबला देखने की उम्मीद कर रहे थे, वे भी दंग रह गए। इस समय तक लियोनेल ने अपनी ब्लैक बेल्ट भी नहीं बदली थी और व्हाइट बेल्ट भी नहीं ली थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी प्रतिक्रिया कम अटपटी नहीं होती। और भी बुरा यह था कि लियोनेल ने कोई प्रतीक चिन्ह नहीं पहना था। समूह का नेतृत्व कर रहे नीले रंग के बेल्टधारी ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी बाहें उसकी चौड़ी छाती पर एक के ऊपर एक करके उसके धड़ पर घने बालों के गुच्छों को दबा रही थीं, जो लगभग खुरदुरे फर की तरह उसके धड़ को ढांके हुए थे। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके भी उसके हाथ में एक मोटी जंजीर से जुड़े 2 बड़े हथौड़े थे। उसने लियोनेल की तरफ गौर से देखा, उसकी रीढ़ सिहर उठी। उसके सामने खड़ा युवक बहुत शांत था। तुमने एक नए छात्र के रूप में मेरे बेयर रोज गुड को चुनौती देने का फैसला किया। खैर, मैंने तुम्हें चुनौती देने का कोई खास इरादा नहीं किया था। मुझे तो बस इस दुकान की जरूरत है, लियोनेल ने जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि इस दुकान का मालिक कौन है? मैं नहीं हूं। नीली बेल्ट वाले की भौहें और गहरी होती गईं। फ्रिल, बेन, उसे नीचे ले जाओ। अपना धैर्य खोते हुए कमांडर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। चूंकि इस नए छात्र को पता ही नहीं था कि उसके लिए क्या अच्छा है, इसलिए बेहतर होगा कि वे इसे जल्दी से निपटा लें। जितना ज्यादा समय वे यहां बिताएंगे, उतना ही ज्यादा समय तक बेयर रोज का नाम बदनाम होता रहेगा। हीरो की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें इतनी आसानी से उकसाए। बिना कुछ कहे 2 सफेद बेल्टधारी आगे बढ़े। मानो पहले से तय हो, वे एक दूसरे के रास्ते में आते जाते पलक झपकते लियोनेल के सामने आ गए। उनके पैर सांप की तरह बाहर निकले हुए थे और प्रत्येक का लक्ष्य लियोनेल के सिर के एक तरफ था। लियोनेल की नजरें नीली बेल्ट पर ही टिकी रहीं। अब तक उसने सिर्फ सबसे बेहतरीन सफेद बेल्ट वालों से ही मुकाबला किया था, लेकिन वह सचमुच ये जानने को उत्सुक था कि सफेद बेल्ट और नीली बेल्ट वालों के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। जहां तक उसे पता था, ब्लू बेल्ट बनने की प्रक्रिया कहीं ज्यादा जटिल थी। दरअसल शरीयत के साथ उसके जुड़ने की एक वजह यह भी थी कि वह पदोन्नति पाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है आज मुझे पता चल जाएगा।
लियोनेल पीछे हट गया और उनके लाते मारने से उत्पन्न हवा के दबाव से उसके बाल उड़ने लगे। एक सुनहरी रोशनी ने उसके पैरों को घेर लिया, जिससे उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। पलक झपकते ही उसने अपनी बनाई हुई दूरी को फिर से पाट लिया और बेन की छाती पर मुक्का मार दिया। फ्रिल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लियोनेल के हमले का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिर से हवा में फिसल गया। उसके जमे हुए पैर में अचानक घुटनों के जोड़ में तेज दर्द हुआ। वह बस एक तेज सांस ले पा रहा था और असहनीय पीड़ा से उसकी आंखें घूम रही थीं। लियोनेल के तलवे के दबाव से उसका घुटना पीछे की ओर मुड़ गया। सबसे बुरी बात यह थी कि लियोनेल ज्यादा दबाव भी नहीं डाल रहा था। वह बस वहीं खड़ा रहा, उसका सिर फ्रिल के हमले की सीमा के ठीक नीचे था और उसका पैर फ्रिल के घुटने पर टिका हुआ था। पलक झपकते ही दो सफेद बेल्टधारी जमीन पर गिर पड़े और लियोनेल लगभग बाल बाल बच गया। कुछ पल बाद भी लियोनेल के आसपास मौजूद युवाओं के लिए ये शब्दों में बयां करना मुश्किल था कि उन्होंने क्या देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वे दो आदमियों को खुद को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए देख रहे हों। वे लगभग अपनी चोटों के बीच ही चल पड़े। एक संवेदी प्रकार, नीले बेल्ट ने समान रूप से कहा। लियोनेल ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। पहली बार किसी ने उसकी इस क्षमता का अंदाजा लगाया था। ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि यह उसकी वंशावली का एक गुण है। हालांकि एक ब्लू बेल्ट वाले के युद्ध अनुभव की तुलना लियोनेल द्वारा पहले लड़े गए युद्धों से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। लियोनेल के प्रदर्शन से घबराने के बजाय ये ब्लू बेल्ट वाला केवल एक ही तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा। यह एक सीधा सादा निष्कर्ष था, लेकिन इससे लियोनेल की जिज्ञासा और बढ़ गई। मुस्कुराते हुए लियोनेल ने अपनी हथेली घुमाई, जिससे एक विशाल भाला प्रकट हुआ। टकराना। भाले का अग्रभाग जमीन पर जा लगा। उसका वजन इतना अधिक था कि हर दिशा में मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। पीछे हट जाओ, नीली बेल्ट वाले ने शांत भाव से कहा। लेकिन कप्तान, वह मेरा है। ब्लू बेल्ट वाला सैनिक आगे बढ़ा। उसके भारी कदम से जमीन लगभग उतनी ही हिली जितनी लियोनेल के भारी भाले से। उसने अपने दोनों विशाल हथौड़ों को अपनी बगल में फैला लिया, मानो वह अपनी भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हो। हथौड़ों के बीच लटकी हुई जंजीर झंझना रही थी और चमक रही थी, टूटे और सूखे खून से चमक रही थी। लियोनेल ने अपना भारी भाला जमीन से उठाया और उसे आगे की ओर तानकर एक ऐसा शक्तिशाली करतब दिखाया जो कम प्रभावशाली नहीं था। भाले का विशाल त्रिआयामी सिर उसके सिर के आकार का दोगुना था और शायद भाले के कुल भार का कम से कम 60% भार उठा रहा था। फिर भी इस तरह पकड़े रहने पर भाला जरा भी नहीं मुड़ा। मेरा नाम आटे है। मेरा नाम लियोनेल है। टकराना। दोनों आगे बढ़े और पलक झपकते ही एक दूसरे के सामने आ गए। लियोनेल का शरीर उसके भाले की आत्मा का प्रतीक बन गया था। उसका आकार जीवन से भी बड़ा हो गया था। उसकी हर हरकत प्रभावशाली और भव्य थी। एक पल के लिए वह आकार में आटे से भी छोटा लग रहा था, हालांकि दोनों की ऊंचाई लगभग एक जैसी थी। आटे को जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसके हथौड़े एक साथ नीचे की ओर झुके और उसकी पीठ बालों के कालीन के नीचे बेतहाशा झुक रही थी। लियोनेल ने अपना भाला बगल की ओर घुमाया और एक चौड़े चाप में ऊपर की ओर आटे के सिर की ओर वार किया। आटे ने अपने हथौड़ों को एक साथ नीचे की ओर पटक दिया तथा लियोनेल के भाले को अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। बैंग बैंग। हर तरफ तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया, मानो तूफानी हवाओं में चल रहे हों। कई दर्शक अपनी आंखों को अपनी बाहों से ढंक कर आगे की ओर झुक गए ताकि पीछे न उड़ जाएं। लियोनेल के पीछे वाली बार में बैठे नए छात्र खास तौर पर खुद को एक खतरनाक स्थिति में पा रहे थे। दुकान की सामने की दीवार झुकी हुई और घरघरा रही थी, मानो किसी भी पल गिर जाएगी। लियोनेल की बाह चरमरा उठी। उसे ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जबकि उसने अपने भाले को फोर सीजन्स रियल्म के सहारे रखा था। आटे को लगा जैसे उसके कंधे टूटने वाले हैं। धातु से टकराती धातु की गूंजती अंगूठी उसके शरीर को अंदर तक हिला रही थी। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल के भाले पर एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल आटे को अपने हथौड़ों के टूटने का हल्का सा एहसास हुआ, मानो वे किसी भी पल राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। आटे सदमे में था। उसके दोनों हथौड़े टियर 6 के खजाने थे। उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्हें बनवाने के लिए दशकों तक अपनी अपनी जमा पूंजी लगानी पड़ी थी, लेकिन अब वे एक भी वार नहीं झेल पा रहे थे। आटे के चेहरे के भाव बदल गए। उसे एहसास हुआ कि लियोनेल से सीधे भिड़ने का नतीजा सिर्फ अपने प्यारे बच्चों को खोना होगा। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। आटे ने पीछे की ओर गोली चलाई। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई।
जिस क्षण लियोनेल ने इतना भारी भाला निकाला, उसे एहसास हुआ कि उसकी मुलाकात एक ऐसे साथी से हुई है जो ताकत की लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। चतुर चालों के साथ आटे की शैली पूरी तरह बदल गई। लियोनेल ने पीछा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी सहज प्रवृत्ति खतरे की चेतावनी से भर गई। आटे की जंजीरें जीवंत हो उठीं। लियोनेल उनमें शक्ति के एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव को देख सकता था, जिसका नियंत्रण उसने शायद ही कभी देखा हो। इससे पहले कि लियोनेल प्रतिक्रिया कर पाता, आटे ने उसके शरीर पर हथौड़े से प्रहार कर दिया। उस क्षण लियोनेल ने महसूस किया कि एक जंजीर का फंदा उसकी गर्दन के चारों ओर कस रहा है। उस स्तर के बल पर वह अपने धातु शरीर के साथ भी अपना सिर खो सकता था।